नमस्कार। मैं भौतिक विभाग से राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आज हम जो टॉपिक व्याख्यान में ले रहे हैं वह टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में इसकी रचना होगी। अभी तक हमने छोटी क्लासेज में, पिछली क्लासेज में ये सीखा हुआ है कि यदि दो परमाणु में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश के ऐसे कुछ कण हों जिनको अत्यंत लघु दूरी पर स्थापित किया जा सके, रखा जा सके, तो इस तरह के जो युग्म बनेगा, इस तरह की जो व्यवस्था होगी, हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। कुल मिलाकर के परमाणु में समान होने चाहिए, प्रकृति में विपरीत होने चाहिए, आवेश की दृष्टि से अत्यंत लघु दूरी पर हो, तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। जैसा कि चित्र में देखें, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिखाया हुआ है, दोनों के मध्य में जो दूरी है वो स्मॉल डी दिखा रखी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की व्यवस्था हो गई है। मूलतः चित्र में जितना दूरी दिखाया है यह दूरी बहुत कम आती है, लगभग एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में हमें ये दूरी मिलती है। मान लीजिए समान परमाणु है, प्रकृति विपरीत है और दोनों के मध्य में स्मॉल डी दूरी है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, तब आवेश और दूरी का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दोनों का जो गुणनफल है निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। यह एक सदिश राशि होगी और हम इसको लिखते हैं वेक्टर P इज इक्वल्स टू QD। इसकी जो दिशा है वो मैंने चित्र में बता रखी है, वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होगी और इसका जो मात्रक होगा वह मात्रक कूलम मीटर होगा। देखिएगा, हम जानते हैं कि मूल अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में जब परमाणु है तो परमाणु के नाभिक में धनात्मक आवेश स्थित होता है तथा यह समान मात्रा के ऋणात्मक आवेश के सिमेट्रिकल क्लाउड्स, सममित अववितरण द्वारा घिरा हुआ रहता है। यह हमने 12th क्लास में रदरफोर्ड स्कैटरिंग से जानकारी की है। परमाणु का जो भी समस्त नाभिक होगा वह परमाणु का जो भी समस्त धनात्मक आवेश होगा वह उसके नाभिक में स्थित होगा। ऋण आवेश के वितरण में आवेश घनत्व का मान डिस्टेंस के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से चेंज भी होता है, परिवर्तित भी होता है। यदि परमाणुओं के ऋणावेश वाले इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और परमाणु के नाभिक, परमाणु का जो नाभिक है उसे परमाणु की साइज की तुलना में मान लीजिए हम बिंदु मात्र मान लें, तो परमाणु के ऋण आवेश का जो इलेक्ट्रॉन वितरण केंद्र है वह परमाणु के नाभिक, जिसको कि हम बिंदु मात्र के रूप में मान रहे हैं, पर कंसाइड होता है, संपाती होता है। तो इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धनावेश का केंद्र जब संपाती हो गया तो उस स्थिति में दोनों के मध्य कोई दूरी नहीं हो पाएगी, परिणाम स्वरूप कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण बना ही नहीं है। इस प्रकार की जो संरचना है उसको हम नॉन पोलर एटम कहते हैं। जिस प्रकार से व्याख्या परमाणु के लिए ली गई है उसी प्रकार के हम अणुओं में भी बात कर सकते हैं। अणुओं में भी कुछ नाभिकीय बिंदु होते हैं।
इन नाभिकीय बिंदुओं में धनावेश होगा। नाभिकीय बिंदु समान मात्रा के इलेक्ट्रॉन के सिमेट्रिकल क्लाउड्स के द्वारा सराउंडेड होंगे, और यदि इस वितरण में भी जो चार्ज डेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियल रूप से परिवर्तित होगी, चेंज होगी। ऋणावेश वितरण का केंद्र अथवा धन आवेश घनत्व का जो परिवर्तन है वह मान भिन्न भिन्न अणुओं में भिन्न भिन्न तरीके से हो सकता है। भिन्न भिन्न अणु होंगे तो वितरण का जो केंद्र है उसकी संरचना भी भिन्न भिन्न प्रकार से दी जा सकती है। दोनों प्रकार के उदाहरण हमको मिलते हैं। कुछ अणु इस प्रकार के हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र धनावेश के केंद्र पर संपाती है। ऐसे अणु अध्रुवी अणु कहलाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के उदाहरण के रूप में हम जिन पर विचार करते हैं H2, O2, N2, CO2, CH4 आदि आदि। परंतु कुछ ऐसे भी अणु होते हैं जिनमें धनावेश एक ओर हो गया और इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र दूसरी ओर शिफ्ट हो गया। क्या मतलब हुआ कि धन आवेश का केंद्र और इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र कंसाइड नहीं हो पाते, उनके बीच में विस्थापन आ जाता है, दूरी हो जाती है, संपाती नहीं हो पाते। तब ऐसे अणुओं में स्थायी रूप से द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण हो जाता है। जब इनमें स्थायी रूप से द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा और निश्चित रूप से यह भी स्थायी होगा। ऐसे अणु पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उन पोलर मॉलिक्यूल्स पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट की रचना होगी। हम इस प्रकार के पोलर मॉलिक्यूल्स के कुछ उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। H2O, HCl, CO, NH3, SO2, C25OH, HBr। अब जरा कुछ उदाहरणों की अलग से व्याख्या करते हैं। HCl में समान परमाणु है, विपरीत प्रकृति है, अतः जो आवेश है HCl का वह HCl का आवेश अणु HCl का अणु विद्युत रूप से उदासीन है। परंतु ऋण तथा धन आवेश के जो वितरण केंद्र हैं वो संपाती नहीं है, वो अलग अलग हैं। अतः यह एक द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है और इसमें निश्चित रूप से एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इन आवेशों के विस्थापनों के कारण HCl अणु एक द्विध्रुव की तरह व्याख्या करेगा। अतः HCl में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। हम H2O की व्याख्या करना चाहते हैं। चित्र में पानी के अणु में OH बंधन है। जरा देखिए चित्र में किस प्रकार से दोनों H और O संबंधित हैं और दोनों H 105 डिग्री के द्वारा सेपरेटेड हैं। अगर हम इनका द्विध्रुव आघूर्ण लें, पहले वाले OH का द्विध्रुव आघूर्ण लिया, P1 आ गया, दूसरे वाले का लिया, P2 आ गया। इस चित्र में मैंने इस प्रकार से वेक्टर फॉर्म में दिखाया हुआ है। वेक्टर एडिशन लॉ से हम इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं और जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो P होगा, वह अक्ष के अनुदिश उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से H2O भी
या कहिए एसटीओ के में भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट की व्यवस्था होती है। अब जरा CO2 पर विचार करें। CO2 में हम देख रहे हैं किस प्रकार से दो CO के बंधन हैं। C बीच में है, दो O बाईं और दाईं तरफ हैं, दोनों एक ही रेखा में हैं, आवेश का मान समान है, लेकिन विपरीत दिशा होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होगा वह शून्य हो गया है। जरा चित्र पर देखिए, इस बाईं तरफ के C और O बंधन के कारण जो P1 है उसकी दिशा बाईं ओर से दाईं ओर की है, जबकि दूसरे C और O की जो दिशा है डाइपोल मोमेंट की वह दाईं ओर से बाईं ओर है। दोनों की दिशा विपरीत दिशा में है, परिमाण समान है, परिणाम स्वरूप नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मान होगा शून्य होगा। अतः पानी H2O का जो अणु है वह पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि CO2 का जो मॉलिक्यूल है वह नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। हमको विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, साथ ही साथ एक इस प्रकार का प्रश्न समझाएं कि पानी पोलर मॉलिक्यूल्स है जबकि CO2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। इस प्रकार के प्रश्न मिलते रहते हैं। तो हमने देखा है जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। जब हम द्वितीय इकाई में अध्ययन करेंगे और ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखेंगे तो वहाँ पर हम ये अध्ययन करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र और धन आवेश का वितरण केंद्र दोनों आपस में संपाती नहीं हो पाएंगे जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र का स्विच को ऑन करेंगे। और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के मध्य में एक दूरी होगी। परिणाम स्वरूप विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के अंदर या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना हो सकती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेंगे वो सब टेम्परेरी होंगे, वो केवल तब तक एग्जिस्ट करेंगे तब तक कि विद्युत क्षेत्र का मान रहेगा। ऐसा विशेष अध्ययन हम जब इकाई 2 में चलेंगे तो वहाँ पर करेंगे। अभी इस को समझने के बाद विद्युत द्विध्रुव किस तरह से रचना होगी, कितना इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, हम अगले अपने व्याख्यान में किसी बिंदु r थीटा पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा उसकी गणना करेंगे। धन्यवाद।